हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कवर कर लिया था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन एंड लाइसोसोम। तो वन बाय वन हम इन ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। जो ये दिख रहा है एक्सटेंसिव नेटवर्क, 1 मिनट। ये जो इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, और ये एक तरह का जाल बनाया हुआ है। न्यूक्लियस से ही स्टार्ट हो रहा है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स है ये। इन ट्यूब्यूल्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स को। और इसमें दिख रहा है आपको दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। एक जो सरफेस पे देखिए रफ सरफेस दिख रहा है, कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, वो राइबोसोम्स है। जबकि इनके सरफेस पे कोई राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये मेनली जो सेल्स को मैकेनिकली सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। प्लस ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स है, और हम सबको पता है कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड की सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और दूसरा काम क्या है, ये मैकेनिकली सपोर्ट करते हैं सेल्स को। इनका जो सेल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए ये मैकेनिकली सपोर्ट भी करते हैं। दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क of interconnecting membranous tubule that called cisternae, and it extends from nuclear membrane to cell membrane, and it gives mechanical support to the cell. Next, involve in intracellular exchange of material with cytoplasm. अब एक एरिया से दूसरे एरिया, सेल के अंदर ही ये मटेरियल एक्सचेंज करने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। एक तरह से इंट्रासेलुलरी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टर का भी ये काम करते हैं। It forms various products that transported from one portion to cell to another via endoplasmic reticulum. यानी सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर टू टाइप्स, डिस्कस कर चुका हूँ, स्मूथ और रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे न्यूमरस राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाने जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई राइबोसोम्स नहीं रहता है, इनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। एंड दे सिंथेसाइज लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन। इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट हम राइबोसोम्स डिस्कस करेंगे। राइबोसोम्स जो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, दे आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए, इनकी पैकेजिंग हो जाती है प्रोटीन के साथ, और फिर ये बन जाते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस। राइबोसोमल आरएनए जो इनका रॉ मटेरियल है, राइबोसोमल आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, वहां पे राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होती है। और फिर राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ बाइंड करके राइबोसोम्स बनाते हैं। सम आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम डिस्कस कर चुके हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, while others float freely within the cytoplasm। साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े होते हैं। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाना जाता है। these proteins may function within cell or be secreted from cell to be secreted elsewhere in the body। ये राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस हुई सेल के अंदर भी यूटिलाइज हो सकते हैं, और सेल के बाहर इनको सिक्रीट करने की भी जरूरत होती है, कहीं और यूज कर सकते हैं बॉडी में। जो गोल्जी अपरेटस, नेक्स्ट सेल क्या है? गोल्जी अपरेटस consist of flattened sacs
एंड यहाँ पे सैक को फ्लैटेंड सैक, जो फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स हैं उनको सिस्टर्न कहते हैं। अरेंज लाइक ए स्टैक ऑफ सॉसर, जो तस्तरी होती है, प्लेट होती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज कर दी जाती है, ऐसे तो वैसा अरेंजमेंट होता है। दे स्टोर सेक्रेटरी सब्सटेंसेस एंड प्रिपेयर फॉर फाइनल सेक्रेशन। जो सेक्रेटरी सब्सटेंस है उनको पहले ये स्टोर करते हैं और उनको मॉडिफाई करते हैं, सिक्रीशन के लायक उनको प्रिपेयर करते हैं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? प्रोटीन फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूव टू गोल्जी एपरेटस। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना, जो लिपिड बना, स्टेरॉयड हार्मोन बना, ये सारा ये सेल के अंदर और सेल के बाहर सिक्रीट करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले गोल्जी एपरेटस इनको रिसीव करेगा, इनको स्टोर करेगा और फिर उनको फर्दर मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई कर कर इनको सिक्रीट करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। गोल्जी ऑपरेटर को सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स। Here they are packaged into membranous bound vesicles called secretory granules for the secretion। तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें स्लाइड में, to secrete a substance, a small sac of Golgi membrane break off and fuse with cell membrane and releasing substance to outside of the cell by exocytosis process। Golgi body also plays an important role in lysosome formation। तो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फेज है। दो फेज होते हैं ये गोल्जी बॉडी के, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज क्या करते हैं वे भाई कि इधर से ये जो सेल, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल है और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी मटेरियल है वो एक ग्रेन्यूल्स के रूप में आते हैं और इनको फिर ये इन एक तरह से स्टोर होते हैं यहाँ गोल्जी बॉडी में, ये रिसीव करते हैं। सिस फेज क्या करते हैं? रिसीव द सब्सटेंसेस रिसीविंग फ्रंट है ये, और उसके बाद इन्हीं ट्यूब्यूल्स में ये रन करते रहते हैं और मॉडिफाई करते रहते हैं और फिर इसमें से ट्रांसफेज से छोटे छोटे ये ग्रेन्यूल्स वेसिकल्स के फॉर्म में ब्रेक ऑफ होते हैं। वेसिकल्स मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है और इन्हीं वेसिकल्स में वो प्रोटीन, वो लिपिड या जो भी सेक्रेटरी सब्सटेंसेस है वो इसी में स्टोर होता है और ये फिर सेल्स ये सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन, इसी के साथ सेल मेम्ब्रेन होगा, यहाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से वो फिर हार्मोन को या कोई सब्सटेंसेस को रिलीज कर देते हैं बाहर। इन्हीं में से कुछ स्पेशल टाइप के वेसिकल्स होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लाइसोसोम्स, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स स्टोर होता है। तो नेक्स्ट लाइसोसोम्स, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी से ही बनता है। जैसे वेसिकल्स होते हैं ये स्पेशल टाइप के वेसिकल्स हैं, इनके पास कौन से एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग बॉडी सेल्स, सेल को भी ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, क्योंकि ये सेल को, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है। Certain WBCs engulf bacteria. The bacteria are digested and destroyed by lysosomal enzyme। अगर कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया, सपोज कर लिया जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, तो सेल्स के अंदर जाएंगे तो वहां लाइसोसोम्स हैं, वो लाइसोसोम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करेंगे और वो फिर उसको डाइजेस्ट कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। worn out cell parts and dead cells are so digested by these enzymes। जो डेड सेल्स हैं, जो हमारे काम के नहीं है, जो कोई बहुत एज्ड सेल्स हैं, जो नॉन फंक्शनल सेल्स हैं, उनका भी ये डाइजेशन करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स। दिस इज a beneficial process and necessary for tissue repair। तो ये हमारे लिए एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्ले कर रहे हैं, जो डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे नए टिश्यूज वहां पे आएंगे तो टिश्यू रिपेयर करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ऑटोफेजी, दो प्रोसेस पूछा जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ऑटोफेजी क्या है? प्रोसेस बाय विच इंटायर worn out organelles are digested is called autophagy, यानी सेल सेल्फ ईटिंग हुआ। ऑटोफेजी, फेज मतलब, फेजी मतलब ईटिंग, सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ ईटिंग, अपने इस सेल्स को
अगर डेड सेल्स हो चाहे ये एज सेल्स है उनको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, सो उसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोलिसिस क्या है? लाइसोसोमल एंजाइम्स में आल्सो डिस्ट्रॉय इंटायर सेल, यानी पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। दैट कंटेन देम, ए प्रोसेस नोन एज ऑटोलिसिस। अपने ही सेल को ब्रेक ऑफ कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ऑटोलिसिस। सेल ईटिंग, सेल्फ ईटिंग, ऑटोफेजी। ऑटोलिसिस ब्रेक ऑफ करना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। एन ओवल और स्फेरिकल ऑर्गेनेल बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस होती हैं ये। और हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि बाहर वाली जो लेयर है वो स्मूथ होती है, जबकि ये इनर वाली लेयर है वो इनर साइड में फोल्डेड होते हैं। बहुत सारे फोर्स होते हैं और इन्हीं फोर्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इन फोर्स जो बन रही हैं इन सबको हम क्रिस्टी कहते हैं। और इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर ही बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। बोथ लेयर्स इनक्लोज फ्लूइड फील्ड कैविटी। और ये जो दोनों लेयर हैं, जो आउटर लेयर और इनर लेयर, ये इनक्लोज कर रहे हैं जो बीच में ये पार्ट्स को, इनको हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स भरा हुआ है भाई इसी के अंदर। और इन्हीं मैट्रिक्स में और क्रिस्टी यानी इनर मेम्ब्रेन में ही वो एंजाइम्स होते हैं। एरोबिक रिएक्शंस ऑफ सेल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सबको पता है क्रेब साइकिल कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रिएक्शंस होते हैं क्रेब साइकिल में। एंजाइम्स कैटालाइजिंग दीज रिएक्शंस लोकेटेड ऑन क्रिस्टी एंड इन मैट्रिक्स, यानी क्रिस्टी और मैट्रिक्स में ही वो एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एरोबिक रिएक्शंस जो चलते हैं क्रेब साइकिल में, सारे जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए जो एंजाइम्स है इंपॉर्टेंट, वो कहाँ पे होते हैं? क्रिस्टी और मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सेल्स एटीपी, यानी एनर्जी। एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria is the powerhouse of the cell because they produce most of the ATP and cells energy and ATPs. Cells that require large amount of ATP, such as muscle cells, have many mitochondria to meet their needs for energy. जितनी ज्यादा requirement है भैया उतना ज्यादा अरेंजमेंट किया है नेचर ने। मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे क्योंकि उनको वर्क ज्यादा करना पड़ता है, उनको एटीपी ज्यादा जरूरत है। इट कंटेन देयर ओन जीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दे कंटेन देयर ओन जीन। न्यूक्लियस के पास जैसे जीन्स होते हैं, इनका अपना जीन है, इनका अपना जीन है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है। दे डुप्लीकेट देमसेल्फ व्हेन सेल डिवाइड। जब सेल डिवाइड होगा तो इनका भी डुप्लीकेशन होता है। ठीक है भाई। तो इनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि पावर हाउस है, एटीपी जनरेट करता है। दूसरा इनका अपना खुद का जीन होता है, अपना डीएनए होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पे उनका खुद का जीन होता है। तो ये कह सकते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले सेल ऑर्गेनेल साइटोस्केलेटन। इनमें कई पार्ट्स होते हैं। ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। ये प्रोटीन फिलामेंट्स हैं बहुत सारे, हम पढ़ेंगे एक्टिन, मायोसिन, ये सब साइटोस्केलेटन में आते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, ये सब क्या है भाई? एक तरह से फिलामेंट्स हैं। प्रोटीन फिलामेंट दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोसॉल। पूरे साइटोसॉल में पड़े होते हैं, ऐसे फ्रीली पड़े होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डायमीटर। डायमीटर के आधार पे, जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता जाएगा उसी आधार पे तीन पार्ट्स हैं इसके, तीन टाइप्स के फिलामेंट्स होते हैं। माइक्रो फिलामेंट जिनका डायमीटर सबसे कम होगा, इंटरमीडिएट जिनका बीच में डायमीटर होगा, एंड माइक्रोट्यूब्यूल जिनका डायमीटर सबसे ज्यादा होगा। थिकेस्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, थिनेस्ट माइक्रोफिलामेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट थिनेस्ट फाइबर्स, थिनेस्ट फाइबर विच आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन thinnest होते हैं। They provide structural and mechanical support and maintain shape of the cell and need for the contraction। जैसे कि मसल सेल्स में कंट्रैक्शन में एक्टिन मायोसिन का काम होता है भाई। तो ये एक तरह के माइक्रोफिलामेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स thicker than microfilament and thinner than microtubules found in parts of cell subject to mechanical stress, help stabilize the position of organelles such as nucleus। न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, दे हेल्प अटैच सेल्स टू वन अनदर। अगला क्या है भाई? माइक्रोट्यूब्यूल्स, लार्जेस्ट ऑफ साइटोस्केलेटन कंपोनेंट, थिकेस्ट होते हैं, कंपोज
मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ सेल एंड ऑफ ऑर्गेनेल्स। सेल एंड ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ सेलिया एंड फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं ये। इट फॉर्म्स माइटोटिक स्पिंडल। जब सेल डिवीजन में जो माइटोटिक स्पिंडल बनता है वो किसके बने होते हैं? माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं ये। ठीक है। तो सेंट्रोसोम एक और पार्ट है नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बहुत करीब में पोल्स के ऊपर होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स एंड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। टू सेंट्रियोल्स and pericentriolar material. Each centriole composed of 9 clusters of 3 microtubules arranged in perpendicular to each other. तो सेंट्रोसोम्स किसके बने होते हैं भैया? 2 सेंट्रियोल होंगे उसमें, और उसके किनारे किनारे पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होगा, और ही पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से ही वो ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और दिस ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्सेस आर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर ग्रोथ ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। यही पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से ट्यूबुलर कॉम्प्लेक्स निकलता है। ट्यूबुलर कॉम्प्लेक्स माइटोटिक स्पिंडल बनाता है। और माइटोटिक स्पिंडल अगर नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। दैट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन सेल डिवीजन। ठीक है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेंट्रियोल है, 2 सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम किसके बने होते हैं? 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल। और एक सेंट्रियोल को अगर हम देखेंगे तो इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। 9, 3 3 3 ऐसे करके 9 होते हैं। यहाँ पे 9, और एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये अरेंज्ड होते हैं। इनके जो सराउंडिंग एरिया ये दिख रहा है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है। इन्हीं से ट्यूब्यूल्स कॉम्प्लेक्स निकलते हैं, और ये ट्यूब्यूल्स फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो निकल रहे हैं भैया, ये माइटोटिक स्पिंडल बनाएंगे जो सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। और एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सिलिया एंड फ्लैजेला। मोबाइल थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकलते हैं उनको हम सिलिया कहते हैं। सिलिया आर यूजुअली शॉर्टर देन फ्लैजेला। cells lining fallopian tubes have a cilia to sweep egg cell towards uterus. Human sperm cell has a flagellum provide. तो जो हमारे फैलोपियन ट्यूब है जो फीमेल्स में, और जो मेल और फीमेल यानी कि जो ये हमारा ट्रैकिया होता है, रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है, वहां पे भी सेलिया पाए जाते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, डस्ट और म्यूकस का मूवमेंट करते हैं। फैलोपियन ट्यूब में ओवा को मूवमेंट कराते हैं, स्वीप कराते हैं, और यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। और ह्यूमन स्पर्म में फ्लैजेला होते हैं। दे प्रोवाइड मोटिलिटी फॉर स्पर्म सेल्स। तो इनका काम क्या है कि मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोविलाई भी होते हैं। माइक्रोविलाई आर द फोल्ड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है उन्हीं को फोल्डेड फोल्डेड फॉर्म में ऐसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं। तो उन्हीं सेल मेम्ब्रेन को जो फोल्डेड फॉर्म में है उनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। दीस फोल्ड्स ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो जो माइक्रोविलाई का काम क्या है भैया, ये क्यों बनाया जाता है? ये कि सरफेस एरिया बढ़ जाए जिससे कि एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो। जैसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में होंगे, किडनी में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये माइक्रोविलाई। हाँ, ठीक है।